नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट हुआ है आप लोगों का सैटरडे वाले दिन, उसका एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपको हरियाणा सीईटी का भी सॉल्यूशन मिल चुका होगा या मिल जाएगा। और जितने भी सैटरडे के दिन मॉक पेपर होते हैं उन सभी के लगभग आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। फिर भी किसी पेपर का अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप आकर के ऑफलाइन किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। जब भी आप फ्री होंगे, दोपहर में हम लोग लगभग फ्री रहते हैं, तो आप आकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो जो जिसने भी स्टूडेंट ने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था वो सभी इन क्वेश्चंस को देख के पहचान पाएंगे कि सैटरडे के दिन मॉक टेस्ट में आपको दिए गए थे। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट था उस क्वेश्चन को तो देखना ही है, और मेरे कहने पर एक बार ये एनालिसिस आप शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना, जिससे पता चलेगा कि कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो आपने बहुत लेंदी तरीके से किया हो और जिसका बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन हो। वो भी आपको एनालिसिस के लास्ट में पता लग जाएगा। आपने अगर पेपर नहीं दिया है तो भी आपको सॉल्यूशन एक बार देखना है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आज दिल्ली पुलिस के मॉक पेपर में है, कल को ये क्वेश्चन आपके एसएससी कि किसी एग्जाम में भी आ सकता है, या फिर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी के एग्जाम में भी आ सकता है। तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट फिक्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से एक बार पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें इसको एक बार। हाँ जी, आज के सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए एक बार। एक कस्बे जो है उसकी आबादी एक दशक में, देखो दशक का मतलब मैं आपको बताता हूं, बाकी इतना हिंदी आप सभी को थोड़ा बहुत आता है। एक दशक, दशक का मतलब 10 साल। एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो जाती है। तो प्रतिवर्ष जनसंख्या में औसत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए एक बार आप पहले पता करें कि 10 वर्ष में इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि कितनी हुई है, 10 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2,77,500 में से इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में तो 500 आना ही है। उसके अलावा 7 में से 5 माइनस होगा 2 आएगा, और उसके अलावा 27 में से 18 माइनस होगा 9 आएगा। यह आ जाएगा 92,500। तो मैं कह सकता हूं कि सर 10 साल में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 92,500। तो 10 साल में अगर इतनी हो रही है तो आपको औसत निकालना है। इसका मतलब एक वर्ष में कितना इंक्रीमेंट हुआ? एक वर्ष में इंक्रीमेंट हुआ 9,250। भाई कह सकते हैं ना कि सर 10 साल में इतना, तो एक वर्ष में कितना? 10 से आपने भाग दिया। एक वर्ष में क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि प्रतिवर्ष औसत, औसत का मतलब लगभग हर साल में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 वर्षों में इतना, एक वर्ष में इतना, परसेंटेज में आंसर देना है। तो आप कहेंगे सर 9,250 की वृद्धि किसके अंदर? 1,85,000 के अंदर, इनटू में 100। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 185 से 5 बार कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5%। ये आपका आंसर आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, प्रतिवर्ष औसत के हिसाब से पूछा गया है। तो पहले आपने 10 वर्ष का अंतर निकाला, एक साल में अंतर इतना आ गया, परसेंटेज में चेंज करना है, 5% क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। एक व्यक्ति 10 की स्पीड से जाता है और वापस 15 की स्पीड से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी होगी? व्यक्ति क्या कर रहा है पता है? व्यक्ति जो है कल्याण से मुंबई, कल्याण से मुंबई किस स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कल्याण वापस आ जाता है। मुंबई से वापस 15 की स्पीड से आ रहा है, जाते समय स्पीड 10, आते समय स्पीड 15। तो पूछा गया है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी रही होगी, औसत गति पूछी है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दूरी समान हो, बंदा पहले कल्याण से मुंबई जा रहा है, फिर मुंबई से कल्याण आया, इसका मतलब जाते समय जो दूरी है वही आते समय भी दूरी है। तो दूरी समान है, यानी डिस्टेंस अगर समान है तो औसत चाल के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट काम में लेते हैं, 2s1s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। अब ये s1 s2 क्या है? s1 s2 आपकी चाल है, पहली और दूसरी। तो 2s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। ऐसा कब करते हैं? ऐसा तब करते हैं जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो क्या आंसर आएगा? देखिए 2, s1 s2 का मतलब 10 × 15, s1 प्लस s2 का मतलब 25। तो 25 से 150 काटेंगे 6 बार, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, 12 किलोमीटर पर आवर।
चलिए ऑप्शन नंबर डी 12 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन बाद में भी आप देख पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत है। देखिए एक बढ़ई को 192 खिड़कियों के ढांचे को बनाने के लिए रखा जाता है। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। पहले दिन उसने 5 ढांचे बनाए और प्रत्येक अगले दिन उसने उसके बाद पिछले दिन से 2 ढांचे अधिक बनाए। क्या कहना चाह रहा है सर? पहले दिन तो वो 5 स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है और अगले दिन पहले वाले दिन से 2 स्ट्रक्चर ज्यादा, यानी कि अगले दिन वो ढांचे खड़े करेगा 7, फिर उसके अगले दिन 9, फिर अगले दिन 11, और इस तरीके से उसे टोटल कितने बनाने? टोटल बनाने उसको 192 दिया हुआ है। टोटल जो खिड़कियां हैं वो 192 है, तो उसने कितना समय लगाया होगा? समय पूछा गया है। पहले दिन 5, दूसरे दिन 7, तीसरे दिन 9, और ऐसे करते करते लास्ट में जो एडिशन आ रहा है, लास्ट में एडिशन आपका आ रहा है 192। तो आप जरा मुझे बताइए, ऐसे हम लोग कब तक जोड़ेंगे? डायरेक्टली तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है भाई, कब तक हम लोग 192 लेके आएंगे? आगे ऐड करने में दिक्कतें आएंगी। तो सिंपल सा एक फॉर्मेट हम लोग काम में लेते हैं। हमें पता है सभी के बीच में अंतर 2-2 का आ रहा है, तो ऐसे केस में योग निकालने के लिए एक फॉर्मेट बना हुआ है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार फॉर्मूले को नोट करें आप लोग। चले भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये स्ट्रक्चर हम लोग काम में लेंगे। n/2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो मुझे पता नहीं ना कितने दिनों तक काम कर रहा है, तो n की वैल्यू तो आपको पता करनी है, तो n की जगह n आ गया। इनटू में 2a, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। आपने कहां से स्टार्ट किया है? तो सर हम लोगों ने तो 5 से स्टार्ट किया है, तो हम लोगों ने अगर 5 से स्टार्ट किया है तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। प्लस n-1, n का मान फिर से हमको नहीं पता। इनटू में कॉमन डिफरेंस, तो आप देख पा रहे हैं सभी के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने कितने का आ रहा है? 2-2 का आ रहा है। और सामने आपका कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 192। अब या तो आप ऑप्शन काम में ले लें, वरना क्योंकि आप लोग इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो यहां क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बनने वाला है, तो इसको जितना ज्यादा मॉडिफाई कर पाए पहले करिए। ये जो बटेगा 2 है इधर आ जाएगा। 192 का डबल कितना होगा? 19 दूनी 38, 380 और 384। 384 आ गया भाई। बराबर में क्या है? n इंटू, इसको सोल्व करें, n का 2 से मल्टीप्लाई होगा सर 2n आएगा, n का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 आएगा, और 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो यह आ गया 384 किसके बराबर आ रहा है? n इंटू 2n प्लस 8। अब आपको जिस ऑप्शन को अच्छा लग रहा है उस ऑप्शन को एक बार लग के देखें, जिससे कि डाटा 384 आए। क्योंकि हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, तो हो सकता है टाइम लगे। ऑप्शन की हेल्प लें आप लोग। अगर मैं n का मान 10 लेके चल रहा हूं तो लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई किसी से भी करें 0 आता है, पर यहां तो 0 है ही नहीं। इसका मतलब सर 10 ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 12 रख के देखिए एक बार। 12 मैंने रखा तो 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 32 इंटू 12 करेंगे हम लोग, 32 इंटू 12 करेंगे। 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38, आ गया 384। तो जब 12 से आंसर आ गया तो 15 को चेक करने की कतई जरूरत नहीं है, 15 आपका आंसर नहीं हो सकता। 15 डेज क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी 12 डेज, 12 दिन जो है वो क्वेश्चन का आंसर आएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कभी भी ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिले जिसमें संख्याएं समान अंतर से बढ़ रही है या घट रही है, तो 5, 7, 9, 11 इस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे टोटल कितनी खिड़कियां बनानी है? 192। तो 192 जो है वो टोटल है। तो ऐसे केस में टोटल के लिए फॉर्मूला आता है n/2, इसको याद कर लीजिएगा, कभी भी आपके काम में आ सकता है, जैसे कि पेपर में इस क्वेश्चन में काम आया। तो जिनको ये बात पहले से पता होगी वो लोग बिल्कुल कैपेबल है आंसर देने में, बाकी लोग थोड़ा टाइम लगाएंगे आंसर देने में या फिर नहीं दे पाएंगे। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो सर दिनों की संख्या तो मुझे पता ही नहीं है, वही तो हम पता करना चाह रहे हैं। n का मान आपको पता करना है। a का मान क्या होता है? a का मान होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से स्टार्ट किया? 5 से स्टार्ट किया है, a का मान 5 हो गया। और d का मान होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि फिलहाल 2 है, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया, आंसर 12 दिन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करना है प्रत्येक बार 2 शेषफल छोड़ते हुए 132 और 77 को विभाजित करती है। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जिसका भाग मैं 132 में दूं
तो भी रिमाइंडर 2 आता है, जिसका भाग मैं 77 में दूं तो भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आता है, 2 आता है। दोनों ही कंडीशन में शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप वाया ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 50 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 50 का भाग आप 132 में देंगे तो 50 दूनी 100, 32 बच जाएगा। जबकि ये तो कह रहा है कि सर 2 बचेगा, 50 आंसर नहीं होगा। 55 भी नहीं होगा, क्योंकि 55 का डबल होता है 110। तो 55 का भाग जब आप 132 में देंगे तो 110 आएगा, 12 बचेगा, 22 बचेगा। तो 22 नहीं है, 2 बचा हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो क्या बच गया आपका ऑप्शन, 5 बच गया। 5 को मैं राइट क्यों मान रहा हूं, क्योंकि भाग लगा के देखो भाई, 132 में 5 का भाग दोगे 130 में जाएगा, 2 बचेगा। 77 में 5 का भाग दोगे 75 में जाएगा, 2 बचेगा। तो 5 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का लासापा, लासापा का मतलब एलसीएम और मासापा का मतलब होता है एचसीएफ, क्रमशः 432 और 72 है। एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या आप लोगों से पूछी आ रही है। यह रूल सभी को पता है, नंबर सिस्टम में आपको मैंने पढ़ाया है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पर उतना ही आता है जितना उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे आता है। तो कोई भी दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट करने पर वही डाटा आएगा जो उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो देखिए, पहली संख्या जो है 144 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, दूसरी संख्या को आपने एक्स मान लिया, ठीक है भाई। एलसीएम कितना है उनका, 432 है, और एचसीएफ कितना है उनका, 72 है, 72 है। एक्स का मान निकालना है तो ये हो गया सर 432 गुणा 72 बटे 144, ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 12 से काटें 12 बार, 12 से 6 बार, अच्छा 2 बार कैंसिल हो गया। 2 से 432 कितनी बार कटेगा, 2 से 432 216 बार। तो सेकंड संख्या पूछी गई है, 216 क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है उनका एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब चैप्टर नहीं भी पढ़ा आपने एलसीएम एचसीएफ तो भी एक बात की देखो जानकारी हो गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एनालिसिस आप सभी देखा करें। बाकी लोगों को अगर एनालिसिस देखने के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी आपको पढ़ा रहा है, पर सॉल्यूशन आपको देखना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे बराबर आता है उनका एलसीएम इनटू एचसीएफ। छोटी सी जानकारी से बड़े से क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन, वह सबसे छोटा पूर्णांक, यानी पूर्णांक होता है आपका इंटीजर, वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 6, 10, 15 और 30 से भाग देने पर 2 शेषफल मिलता है। 6 से भाग देंगे तो भी 2 बचेगा, 10 का भाग देंगे तो भी 2 बचेगा। तो देखो 60 और 90 तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि 60 में 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और 90 में भी 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जबकि वो बोल रहा है कि 2 बचना चाहिए, तो आंसर आएगा कितना, 32। 32 में आप 6 से भाग देंगे 2 बचेगा, 6 पंजे 30। 32 में 10 से भाग देंगे 30 में भाग जाता है तो भी 2 बचेगा। 15 का भाग देंगे तो भी 2 बचेगा, 30 का भाग देंगे तो भी 2 बचेगा। 32 क्वेश्चन का आंसर 7। इसको सोल्व करके वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। देखो साइड में लिख देते हैं एक बार, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 को 2 की पावर n बटे 2 लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि कभी भी दो नंबर का बेस सेम होता है तो डिवाइड करने पे पावर हो जाती है माइनस, तो n में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लिख दिया मैंने इसको। नीचे है 2 की पावर n प्लस 1, प्लस 1 का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी पावर आपस में जुड़ी है, और माइनस का 2 की पावर n। तो आप मुझे बताइए, ऊपर 2 की पावर n कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 प्लस 1 बाय 2, और नीचे भी आपने 2 की पावर n कॉमन लिया, क्या बचा, 2 माइनस 1। तो यह आ गया सर 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, यह आ गया 3/2, यह आ गया 1, तो डाटा आ रहा है 3/2। 3/2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो केवल कॉमन लेना था आप लोगों को, अच्छे से सॉल्यूशन देख लें आप लोग, कॉमन लेना था आप लोगों को, केवल आगे बढ़ना था। 3/2 क्वेश्चन का आंसर है। जितना जल्दी आप आसान क्वेश्चंस को करेंगे उतना ही टाइम आपको अच्छे क्वेश्चंस के लिए मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जब जया ने एक गोले के आयतन को, गोला होता है स्फीयर और आयतन मतलब वॉल्यूम, गोले को आयतन को गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया से विभाजित किया तो उसे 2/3 सेंटीमीटर उत्तर मिला। अब ये क्वेश्चन प्योरली बेस्ड है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, एरिया क्या होता है,
तो आप कैपेबल है क्वेश्चन का आंसर देने में, वरना फिर दिक्कतें होंगी। तो देखिएगा एक बार, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये बात आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जहां पर भी आप नोटबुक अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं वहां इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप लिखिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैंने आयतन को यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब को डिवाइड किया एरिया से 4 पाई आर स्क्वायर से, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो आर बचेगा, ये बचेगा r/3 और सामने बचा हुआ है कितना? 2/3। सामने ये बोल रहा है कि डिवाइड करने पे क्या बचता है? 2/3 आता है। हमारे हिसाब से तो r/3 आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से 2/3 आ रहा है। तो क्या मैं इसको सोल्व करने के बाद बोल सकता हूं कि r का जो मान है वो कितना है? 2 है। r का जो मान है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। r की वैल्यू अगर 2 आ रही है, आपसे पूछा गया है कि बताइए गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या क्या है? गोले के आयतन से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। डिवाइड किया भाई हम लोगों ने, r/3 आया, सामने 2/3 आ रहा है। गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या क्या है भाई? इसमें तो एरर है क्वेश्चन में। गोले की त्रिज्या क्या है? तो ये तो 2 सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि फॉर्मूला यही है। तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना इसका मतलब। r/3। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक की है। ये बोल रहा है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ध्यान देना एक सेकंड, बिल्कुल सही बात है भी, आंसर कैसे आएगा? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिवाइड किया है गोले के आयतन से, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर आएगा और गोले का आयतन नीचे आएगा 4/3 पाई आर। तो ये आ गया आपका 2/3। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और ये 3 ऊपर जाएगा, नीचे आर स्क्वायर से आर क्यूब का आर कैंसिल होगा और सामने आएगा आपका 2/3। तो यहां पर अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो 3 × 3 9, 9/2 4.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 4.5 आपका आंसर आएगा। भाई क्वेश्चन को पढ़ने में गलती की, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पता लग चुका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। क्षेत्रफल को डिवाइड कर रहे हैं आयतन से, क्षेत्रफल ऊपर आएगा आयतन नीचे आएगा, तब जाके आपको 2/3 मिलेगा। 4.5 सेंटीमीटर डेफिनेटली क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एक संख्या को जब 20 से कम किया जाता है, मतलब उसमें से 20 माइनस करते हैं, तो प्राप्त परिणाम संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, संख्या के व्युत्क्रम से 69 गुना के बराबर होता है। तो संख्या का मान बताइए। एक तरीका है, हर एक ऑप्शन को चेक कर लें। सेकंड तरीका जो बेसिक है, संख्या को मैंने x मान लिया, उसमें से 20 कम किया, तो ये जो डाटा आ रहा है संख्या को रिवर्स कर दें, उसका 69 गुना आ रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है संख्या में से मैंने 20 कम किया तो डाटा जो आया वो संख्या को रिवर्स करके उसके 69 गुना के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत ये कि क्वाड्रेटिक बनेगा, और आपको एग्जाम में पता है काफी लोगों को क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण सॉल्व करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो बेटर है कि हम लोग ऑप्शन काम में लें। 32 में से अगर मैंने 20 माइनस किया, 32 में से 20 माइनस करेंगे 12 बचेगा, और 12 इसके रिवर्स का 69 गुना नहीं है, क्योंकि इसका रिवर्स होगा 1/32 और 32 का भाग 69 में नहीं जाता भाई। तो 32 का भाग 69 में नहीं जाता, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। 21 में से मैंने 20 माइनस किया, 1 बचा, 1 का रिवर्स का 69 गुना करेंगे तो डाटा आपका 21 नहीं आएगा। 1/21 को 69 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का भाग नहीं जाता है। तो सर जब ए ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, आंसर आएगा 23। चेक कर लेते हैं एक बार। 23 में से 20 माइनस किया 3। अब ये बोल रहा है कि नंबर को रिवर्स किया जाए, उसका 69 गुना किया जाए, तो भी डाटा कितना आता है? 3 आता है। दोनों बातें सेम है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको किसी पड़ोसी को या किसी टीचर को समझाना नहीं होता है। आपका टाइम मेरे वाले टाइम से लगभग आधा होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में मैथ्स में अच्छा स्कोर हम लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 10, आयु, एज के ऊपर का क्वेश्चन है। दो भाइयों की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 4 साल पहले उनकी आयु 2:3 के अनुपात में थी। उनकी वर्तमान आयु आप लोगों से पूछी गई है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आयु के बीच अंतर, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो दो व्यक्ति हैं या दो भाई हैं, पहला भाई और दूसरा भाई, आयु का अनुपात है 3:4। 4 साल पहले, माइनस के 4 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रेशो 4 साल पहले का है, 2:3 के अनुपात में थे। तो आप देखिए अंतर सेम है या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल डिफरेंस सेम है, यहां भी डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहां भी डिफरेंस 1 का आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। तो अगर अंतर सेम है तो मैं क्या कहूंगा, 3 और 2 में 1 साल का अंतर है। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का है, 4 साल का। भाई हमारे हिसाब से 3 और 2 में कितने साल का अंतर है, 1 साल का। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर 4 साल का है। 1 का मान 4, 1 का मान 4, तो 3 का मान 12 साल और 4 का मान 16 साल। 1 का मान 4 तो 3 का मान 12 साल, 4 का मान 16 साल। तो 12 साल और 16 साल दोनों भाइयों की वर्तमान आयु आ चुकी है। और आपसे यही पूछा था कि प्रेजेंट में एज कितनी कितनी है, 12 साल 16 साल। और भी बहुत से तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वाया ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। पर ये रेशो वाला मेथड मुझे बताना था क्योंकि आगे चल के काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां अंतर को सेम बना करके हम लोग आंसर निकालते हैं। मान लो ऐसा होता कि यहां डिफरेंस 2 का आता, यहां 3 का आता, तो 2 वाले को 3 से गुणा करते, 3 वाले को 2 से। इस तरीके से आपको डिफरेंस सेम बनाना होगा। आगे किसी पेपर में आएगा तो डेफिनेटली आपको मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इससे पहले के जो 2 सैटरडे के आपके टेस्ट हुए हैं, उन दोनों सैटरडे के दिन दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। वो भी आप विजिट कर सकते हैं एक बार, एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एक राशि को 4 साल के लिए निश्चित दर पर निवेश किया गया, यदि 2% अधिक दर पर निवेश किया जाता 56 रुपए अधिक मिलते। तो धनराशि बताइए, यदि 2% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 56 रुपए अधिक मिलते। तो देखो एक बार, पहले मैंने 4 साल के लिए निवेश किया, अब कह रहा है कि 2% रेट को अगर मैं बढ़ा दूं तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये समझो। इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 दूनी 8% का। रेट को मैंने बढ़ाया 2% के लिए 4 वर्ष तक, तो इंक्रीमेंट जो हुआ 4 दूनी 8% का। और इस 8% की वजह से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 56 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 8% की वजह से अगर 56 रुपए मिल रहे हैं तो आप जरा बताएंगे मुझे 1% की वजह से कितना मिलेगा। 1% की वजह से मिलेंगे 7 रुपए, 8 7 56। तो 8% का मान 56, तो 1% का मान 7, 1% का मान 7, तो धनराशि होती है 100%। 100% का मान कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर था। 8 कैसे आया ये मैं दोबारा समझा देता हूं। 4 साल के लिए 2% आपने रेट को बढ़ाया तो 4 दूनी 8, ऐसे आपका 8 आया। आगे और 4 क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। 35 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 47.5 किलोग्राम है। यदि 36वां व्यक्ति आ जाता है तो औसत वजन आधे किलोग्राम बढ़ जाता है। 36वें व्यक्ति का वजन बताइए कितना होगा। तो सभी समझेंगे एक बार। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी व्यक्ति के आने से अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो वह अपने साथ जो भी डाटा लेके आया है औसत से ज्यादा लेके आया है। अगर किसी के आने से औसत में कमी हो रही है तो वो अपने साथ जो डाटा लेके आया है औसत से कम लेके आया है। और किसी के आने से औसत पे अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब वो आ रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो जो अपने साथ डाटा लेके आया है वो औसत के बराबर डाटा लेके आया है। बात आ रही है समझ। चलो तो 36वें व्यक्ति का वजन निकालना है। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि सर 36वें व्यक्ति के आने से औसत वजन आधे किलोग्राम से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो भी वजन लेके आया है औसत से ज्यादा लेके आया है। औसत कितना था, औसत था 47.5। तो इसमें कुछ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे देखिए। टोटल व्यक्ति हो गए 36 और औसत पे फर्क पड़ा आधे किलोग्राम का, तो 36 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया आधे से। बस ये कैलकुलेशन है जो आप वर्बली भी कर सकते थे। प्लस क्यों किया, क्योंकि इसके आने से औसत बढ़ रहा है। अगर इसके आने से औसत में कमी आती तो हम लोग माइनस कर रहे होते। इतनी सी मैथ्स है भाई देखो, और क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। 47.5 में 18 जोड़ेंगे तो डाटा आपका आएगा 65.5। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर।
65.5 फटाफट से करते हैं अभी, बाकी 3 क्वेश्चंस भी स्पीड भी हमको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी की औसत आयु 18 साल है। देखो ए और बी की औसत आयु अगर 18 साल है तो ए और बी का टोटल हो जाएगा 36 साल, क्योंकि 18 साल 2 व्यक्तियों की औसत है, तो टोटल निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बी और सी का जो एवरेज है 17 साल है, तो बी और सी का टोटल हो जाएगा 34 साल। सी और ए का एवरेज 20 साल है, तो सी और ए का टोटल हो जाएगा 20 दूनी 40 साल। आपसे पूछा बी की आयु बताइए क्या होगी, तो इन तीनों को आपस में ऐड करना, ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो सभी से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। इन तीनों को जोड़िएगा, 36, 34 और 40, 36 और 34 कितने आएंगे भाई आपके 70 आएंगे, 70 और 40 110 आ गया। तो 110 जो आ रहा है वो तीनों के टोटल का डबल आ रहा है। इसका मतलब तीनों का टोटल कितना रहा होगा, तीनों का टोटल रहा होगा 110 में 2 का डिवाइड करें, 110 में 2 का डिवाइड किया 55 साल, तीनों का टोटल आ गया 55 साल। पर मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें तो सर बी की आयु निकालनी है बस। तो बी की अगर आयु निकालनी है तो इसमें से आप लोग ए और सी को हटा दो। ए और सी की आयु कितनी है, ए और सी की आयु 40 साल है, तो 55 में से 40 माइनस करूंगा 15 साल। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। देख लीजिएगा एक बार, डी ऑप्शन आपका है। हाँ जी, तो आपका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 15 साल आ रहा है। मैंने अभी सी पूछा है, आपके किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि ए की आयु बताइए। अगर ए की आयु पूछी जाए तो बी और सी को यहां से रफा दफा कर देना, तो आप पता लगा लेंगे कि ए की आयु कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, 14, 25 अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस। हम लोगों ने 25 ऑब्जर्वेशन किए होंगे, उनका माध्य कितना आया, माध्य का मतलब भी औसत होता है, 36 है। शुरुआत के 13 अवलोकनों का माध्य 32 है। देखो 25 जो है उनका मैंने एवरेज दिया हुआ है 36 है। शुरुआत के जो 13 है, शुरुआत के जो 13 है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज सर 32 है। और लास्ट के जो 13 है उनका एवरेज बताना जरा, क्वेश्चन पढ़ो तभी पता लगेगा। उनका एवरेज दिया हुआ है आपको 40। तो आपसे पूछेगा 13वां मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या पूछना चाह रहे हैं। 13 बिल्कुल बीच में स्थान पे आएगा। 25 संख्या है, 12 इधर 12 इधर, तो बीच में 13वीं पोजीशन आएगी। तो 13वीं संख्या आप लोगों से पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा एक बार। 25 का एवरेज 36 है। अब एक मेथड तो ये कि सर मैं पहले इनका मल्टीप्लाई करूं आपस में, 25 गुणा 36, फिर 13 इंटू 32 करूं, फिर 13 इंटू 40 करूं, फिर अंतर लूं, तब जाके मुझे पता लगेगा। एक डायरेक्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूं, वो तरीका समझना, क्योंकि वो तरीके जनरली बुक्स में नहीं होते, वो फैकल्टी ही आपको पढ़ाते हैं। तो समझिएगा एक बार, 32 जो है वो 36 से क्या है, कम है। 36 को आप बेस मान के चलेंगे, जो आपको टोटल एवरेज दिया हुआ है उसको बेस मानना है। तो 32 36 से कितना कम है, 4 कम है तो माइनस के 4। 40 जो है 36 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो प्लस के 4। अब यहां तो प्लस के 4 और माइनस के 4 क्या हो गए, कैंसिल ही हो गए। तो जब प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसिल हो गए तो कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। तो ये जो संख्या है यही आपकी 13वीं संख्या है, यानी कि 36। आपस में कैंसिल हो गए, प्लस के 4 से माइनस के 4, तो कितना आ गया, 36 आ गया। वापस बात को सुनो, 32 36 से 4 कम है तो माइनस के 4, 40 36 से 4 ज्यादा है प्लस के 4, माइनस 4 से प्लस 4 पूरा की पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि औसत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जब फर्क नहीं पड़ा तो जैसा है वही आपका नंबर है, 36 क्वेश्चन का आंसर आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता, मान लो सर यहां माइनस के 3 होता, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहां माइनस के 3 आ रहा है, यहां प्लस के 4 आ रहा है, तो 4 में से 3 माइनस का हटने के बाद 1 बचेगा। उस 1 को 13 संख्याओं से गुणा करेंगे, क्योंकि वो 13 संख्याएं थी। तो 13 एकम 13, प्लस का 13 आ गया, प्लस के 13 को 36 में जोड़ देंगे तो जाके आपको आंसर मिलेगा। पर अभी तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि प्लस के 4 से माइनस का 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इतना सा क्वेश्चन था, वर्बली किया जा सकता था। चलो भाई, अंतिम प्रश्न, ऋतु का वेतन 10% बढ़ जाता है और फिर 5% बढ़ जाता है। देखो सैलरी बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, गवर्नमेंट जॉब में होता है ऐसा, 10% बढ़ रही है फिर 5% बढ़ रही है। वर्तमान वेतन 9,240 है, तो उसका पिछला वेतन मतलब शुरुआत का वेतन कितना था। तो मैंने मान लिया सर शुरू का वेतन x था, पहले आपने उसकी सैलरी बढ़ाई 10%, 110/100, फिर उसकी सैलरी बढ़ाई 5%, 105/100, और लास्ट में सैलरी कितनी हो गई, 9,240। तो x का मान निकाल सकते हैं,
बाकी आप लोग 10 और 5 का इक्वलेंट भी निकाल के आप कर सकते हैं, पर मैं आपको यह अप्रोच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। तो हम लोग 0 से 0 कैंसिल मान सकते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 88, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, 840। 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से 2 बार, 21 से काटेंगे इसको 40 बार। तो ये देखिए x बटे में 200, सामने आपका 40 आ रहा है, 200 गुणा 40 आएगा 8000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता चुका हूं, हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है यह भी तरीका आपको बताया जा चुका है। 8000 क्वेश्चन का आंसर आएगा। और भी काफी तरीके हैं। आप 10% को 1/10, 5% को 1/20, 10% आपका 1/10 होता है, 5% आपका 1/20 होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर 10 से बढ़ के 11 हो गया और 20 से बढ़ के 21 हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि पहले 200 था और अब हो गया 21 × 11, 231। 231 का मान दिया हुआ है कितना, 9240 ये दिया हुआ है। तो 200 का मान निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 924 आ जाएगा। मतलब कि 1 का मान 40, 1 का मान 40, तो 40 गुणा 200 कितना आ गया, 8000 आ गया। और भी तरीके हैं, और भी मैं आपको 4 तरीके से इस क्वेश्चन को बता सकता हूं। पर जो अप्रोच स्टार्टिंग में माइंड में आ जाए, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होंगी उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। कुछ लोग केवल इस पे फोकस करते हैं कि सर शॉर्ट तरीका बता दीजिए, शॉर्ट तरीका बता दीजिए। शॉर्ट तरीके कुछ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के अंदर सब कुछ। पर आपकी कैलकुलेशन ही बहुत स्लो है तो आप शॉर्ट्स मेथड को भी बहुत लेंदी तरीके से करेंगे और टाइम लगाएंगे। तो आपको जहां टाइम बचाया जा सकता है वो मेरा काम है, कैसे बचाना है मैं आपको बताऊंगा। पर अपनी कैलकुलेशन पर बेहद ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन भी बहुत टाइम से करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमारा आंसर जल्दी नहीं आ पा रहा, क्लास के अंदर लोगों का आंसर जल्दी आ रहा है। तो आपको डे बाय डे अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को घर पे करने की आदत डालें। क्वेश्चंस देखिएगा जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा है, शुरुआत में गलतियां होंगी, परेशानी जरूर आएंगी, पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें शुरू में दिक्कत ना आए। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएंगे, तभी आप लोग चीजें सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर 1-2 महीने में आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। तो इंप्रूवमेंट के अंदर ध्यान कम और मेहनत पे ध्यान ज्यादा दें। हम लोग 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे और समझेंगे कि तीसरे दिन मैथ्स के मास्टर बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, महीने भर बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अच्छे स्टूडेंट्स डेली मेहनत करते रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या नहीं आएगा, वो लगातार लगे रहते हैं। और हम एक ही दिन में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, कैसे भी इस उम्मीद के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं 2 दिन बाद ठंडे पड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनालिसिस आप लोग देखते रहें, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन तक भी शेयर करने की कोशिश करें। आगे भी ऐसे ही आपको एनालिसिस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।